हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम का। तो आपको ये पता है कि एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स विथ एक्स एक्सिस फ्रॉम द लाइन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ये जो एरिया होता है वो हम लोग इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स होता है, ये हम लोग पढ़े जाने। लेकिन इमेजिन कीजिए कि जब कैलकुलस का आविष्कार नहीं हुआ होगा तो फिर कैसे निकाला जाता रहा होगा इसका वैल्यू, है ना। तो इसको एक दूसरी तरह से समझिए कि b और a के बीच का जो गैप है उस गैप को हम लोग क्या कहेंगे, b माइनस a गैप हो जाएगा। अगर इस गैप को 2 पार्ट में बांटेंगे तो आधा आधा आएगा, 10 पार्ट में बांटेंगे तो 1/10 1/10 1/10 गैप के साथ। उसी तरह अगर हम n पार्ट में बांट दें, मतलब इसको n पार्ट में बांट दें, ठीक है, तो और इसको h मान लीजिए, इसके बगल में जो पार्ट होगा एक, ये पार्ट हो जाएगा a प्लस h, ठीक है, और इसके बगल में जो पार्ट होगा वो हो जाएगा a प्लस 2h। फिर इसके बगल में जो पार्ट होगा ये हो जाएगा a प्लस 3h, और b जो है वो तो a प्लस nh हो गया, और b के पहले जो पार्ट होगा, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा b माइनस h, यानी a प्लस एन एच माइनस एच, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ऐसा हो जाएगा। अब जो देखिए कि अगर हम इसमें एरिया निकालना चाहें इसका, कि ये जो y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, दिस y कोऑर्डिनेट इज एफ ए। तो एफ ए को हाइट मानते हुए और h को गैप मानते हुए हम यहाँ एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। देखिएगा इतना छोटा रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल ऐसे, तो ये एक एलिमेंटल एरिया बनेगा। एलिमेंटल कहने का मतलब कि ये h बहुत छोटा हो जाता है, जब n को बहुत लार्ज करते हैं तो ये गैप जो होता है ना, ये गैप इनफाइनाइट पार्ट में बांटते हैं। अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देते हैं तो ये जो गैप होता है वो टेंडिंग टू जीरो हो जाता है, और तब ये एरिया जो है हम लोग इसको एलिमेंटल एरिया कहते हैं, जिसकी अपनी वैल्यू टेंडिंग टू जीरो हो जाती है। लेकिन ये जो एलिमेंटल एरिया है वो इनफाइनाइट एलिमेंटल एरिया बनेगा, और हर एक की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो है, एग्जैक्ट जीरो नहीं, तो सब जुटकर कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। तो उसी को समझने का एक प्रयास है कि अगर इस हाइट को लें और ये निकालें इस फर्स्ट एरिया को, तो कर्व के द्वारा जो एरिया है अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएं तो ऐसा सिचुएशन दिखाई पड़ेगा आपको कि ये ग्राफ था, यहाँ a था, और ये बगल में इतना a प्लस h था। ये जानबूझकर इनलार्ज करके आपको दिखाया जा रहा है, मतलब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा सिचुएशन दिखाई पड़ेगा। और यहाँ का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो fa है। तो हम इसको एक रेक्टेंगल में लेकर इतना इस एरिया को निकालना चाह रहे हैं। इस एरिया का वैल्यू कितना होगा, इस एरिया का वैल्यू होगा h इंटू एफ ए। ठीक इसी तरह जो सेकंड हाइट है यहाँ पर, सेकंड जो y कोऑर्डिनेट है यहाँ, ये है एफ ए प्लस एच। तो सेकंड जो स्ट्रिप दिख रहा है, अगर इसका एरिया निकालना चाहें तो फिर यहाँ पे एक रेक्टेंगल की तरह ट्रीट करें ऐसे, मतलब इसी में अगर हम बगल में लें तो ये हो जाएगा a प्लस 2h ये, और इसका एक रेक्टेंगल बनाइए, ये दूसरा एरिया बनाइए, तो इस एरिया का वैल्यू कितना कहलाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा h इंटू एफ ए प्लस एच, ठीक है, एंड सो ऑन। उसी तरह यहाँ लास्ट में जो है इसको, इसका y कोऑर्डिनेट है एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये है। तो इसका एरिया जो है वो आप लिखेंगे h गैप h इंटू हाइट एफ ए प्लस एन माइनस 1h, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन से जो एरिया फाइंड आउट कर रहे थे, हम उसको इनफाइनाइट छोटे छोटे स्ट्रिप में या एलिमेंटल एरिया में ब्रेक कर लेते हैं, और एलिमेंटल एरिया जो है उसको सम कर देंगे तो वो इस एरिया के बराबर हो जाएगा। तो पहला एरिया हम लोग लिख रहे हैं h इंटू एफ ए, सेकेंड हो जाएगा h इंटू एफ ए प्लस एच, थर्ड हो जाएगा h इंटू एफ ए प्लस 2h, ठीक है, और लास्ट वाला जो है ये हो जाएगा एंड सो ऑन h इंटू एफ ए प्लस एन माइनस 1h। ऐसे आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, h इंटू h सब में कॉमन ले लीजिए तो होगा एफ ए प्लस आर एच, एफ ए प्लस आर एच, और इसमें सिग्मा कर देते हैं, ठीक है, सिग्मा। तो सिग्मा कितना आएगा, r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 तक आएगा। फर्स्ट में r का वैल्यू कितना है 0, सेकंड में कितना है 1 है, और लास्ट में कितना है r का वैल्यू n माइनस 1। तो इस एरिया को हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम समझने की बात एक ये भी है कि यहाँ जो एरिया में हम यहाँ देखिएगा, इस एरिया में, इस पार्ट में, जिसको हम इस डायग्राम में यहाँ समझे, मतलब इसको अगर हम माइक्रोस्कोप से बड़ा करके ऐसा देख रहे हैं, तो फर्स्ट जो एलिमेंटल एरिया लिया गया है हाइट एफ ए और विड्थ h, तो इसको h इंटू एफ ए माना गया। किसी के दिमाग में ये बात आ सकती है कि हम क्यों नहीं
इसी को हाइट मान लें और इसको ऐसे ले जाएं, ऐसे, इस तरह से ऐसे, तो जो इस केस में चलेंगे h इंटू एफ ए निकालने में, तो एक्चुअल जो एरिया है उसमें ये पोर्शन छूट जा रहा है, थोड़ा सा कम ही आ रहा है, लेकिन चूंकि इसी की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो होती है तो इसका तो और भी नेग्लिजिबल हो जाएगा, है ना, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया गया। लेकिन कल्पना करिए कि अगर इस एरिया को के बदले जो हम एलिमेंटल एरिया ये लिख रहे हैं उसके बदले अगर ये लिखते तो क्या होता है, मतलब ये हाइट ना लेकर हम ये हाइट लेते, कहते हैं हम थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे, तो फर्स्ट जो एरिया होगा ना वो क्या होगा, लिखाएगा ऐसे h इंटू एफ ए प्लस एच, फर्स्ट एरिया। h इंटू एफ ए के बजाय h इंटू एफ ए कब हुआ, जबकि आपने हाइट एफ ए माना, ये एरिया लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम हाइट ये मान लें, फर्स्ट एरिया को कैलकुलेट करते समय हाइट ये मान लें, तो ये वाला एरिया हो जाएगा और ये थोड़ा सा एक्सीड कर जाएगा, लेकिन चूंकि इसकी वैल्यू टेंडिंग टू जीरो है तो ये तो और भी टेंडिंग टू जीरो है। फर्स्ट केस में ये शॉर्ट कर रहा है, सेकंड में ये बढ़ जा रहा है। लेकिन एनीवे अगर हम लिखना चाहें इनफाइनाइट सीरीज में तो ऐसे ही लिखाएगा h इंटू एफ ए प्लस एच प्लस h इंटू एफ ए प्लस 2h, इस तरह, और तब ये लास्ट में पहुंचेगा, लास्ट जो एरिया है वो यहाँ पर, इसको कैलकुलेट करते वक्त ये हाइट लीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, कितना होगा ये हाइट हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा एफ ए प्लस एन एच, और तब एरिया निकल जाएगा h इंटू एफ ए प्लस एन एच, ऐसे, जिसमें h कॉमन लेकर लिखेंगे तो होगा एफ ए प्लस आर एच और इसमें सिग्मा, ठीक है, सिग्मा, और r का वैल्यू 1 to n हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स जो इतना लिखा गया है उसमें आपको लग सकता है कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन लेते हैं और फर्स्ट कोऑर्डिनेट को लेकर एलिमेंटल एरिया निकालते हैं, फर्स्ट वाई कोऑर्डिनेट को लेकर हर एलिमेंटल एरिया निकालने के लिए हम इसका छोटा वाला वाई कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करते हैं तो ये सीरीज मिलती है, और अगर इस एरिया को निकालने के लिए हम बड़ा वाला वाई कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करते हैं तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, तब सीरीज ये मिलती है। तो कहा जाता है क्या कि अगर आप इसको इनफाइनाइट पार्ट में बांटते हैं, यानी एन टेंडिंग टू इंफिनिटी करते हैं, तो ये जो एरिया होता है या ये जो एरिया होता है दोनों का वैल्यू सेम ही आता है, ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम होता है। मतलब इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स इतना और इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स इतना, दोनों क्या होता है, सेम ही आता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम का थ्योरेटिकल पार्ट जो है। तो आपको पहले से पता है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, वो x एक्सिस से फ्रॉम द लाइन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b जो एरिया बनाता है, उस एरिया को हम लिखते हैं इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स। ये हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। मैंने जानबूझकर ये ग्राफ इंक्रीजिंग लिया और x एक्सिस के ऊपर लिया है ताकि समझाने में आसानी हो थोड़ा। इसका एक तरीका निकालने का कि या आप इसको ऐसे समझिए कि जब कैलकुलस का आविष्कार नहीं हुआ होता है या जब नहीं हुआ होगा तो इस एरिया को लोग कैसे निकालते होंगे, तो वो क्या करते थे कि इस b माइनस ए वाले पार्ट को वेरी लार्ज पार्ट में बांटते चले जाते थे। तो अगर मान लिया कि b माइनस ए, ये जो गैप हुआ यहाँ से यहाँ का b माइनस ए, उसको हमने n पार्ट में बांट दिया, तो जैसे 100 पार्ट में बांटे, ठीक है। तो इस गैप का हर एक छोटा छोटा हिस्सा जो है 100वां हिस्सा होता चला जाएगा। इसको 1000 पार्ट में बांटे, लाख पार्ट में बांटे, तो उसी तरह हम लोग n पार्ट में बांट देते हैं, हर एक पार्ट का नाम अभी h दे देते हैं। ये n जितना बड़ा होता जाएगा एक्यूरेसी उतनी ही क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। इसको ऐसा समझें कि a है तो a के बगल में जो पॉइंट आएगा यहाँ पर ग्राफ पर, इसका x कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं a प्लस एच, फिर इसके बगल में ले रहे हैं हम लोग a प्लस 2h, इसके बगल लेंगे a प्लस 3h, ठीक है। और b आते आते क्या हो जाएगा, ये a प्लस NH हो जाएगा। और ठीक b के पहले जो है, b के पहले जो होगा वो लिखाएगा b माइनस एच, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इस पूरे एरिया को हम छोटे छोटे एलिमेंटल एरिया के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और हर एक एलिमेंटल एरिया को एक रेक्टेंगल के रूप में देखा जाए तो कैसा दिखाई पड़ेगा। तो आप इसको ऐसा समझिए कि ये जो पहला जो एलिमेंटल एरिया है उसको एक रेक्टेंगल से कंपेयर करें, तो ये हाइट ली जाए और एक ऐसा एरिया बनेगा। तो इसका ये हाइट जो है यानी y कोऑर्डिनेट जो है वो बनेगा एफ ए, सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बनेगा एफ ए प्लस एच, थर्ड का बनेगा एफ ए प्लस 2h, इसी तरह इसका बनेगा फंक्शन ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसे से छोटे छोटे रेक्टेंगल के रूप में लें, हर एक एलिमेंटल एरिया को एक रेक्टेंगल के रूप में लें,
ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके, मतलब इसको माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का दिखेगा कि ये ग्राफ था, यहाँ ए है और यहाँ a प्लस एच है, यहाँ a प्लस 2h है। इस तरह से मैं जानबूझकर बड़ा करके दिखा रहा हूँ, समझने में आसानी होगी। अभी जो पहला एलिमेंटल एरिया है, यहाँ हमने इसकी हाइट ली FA और लिखा कि ये एरिया लिया जाएगा, मतलब ये जो एरिया है वो इस एरिया के इक्विवेलेंट हम मानेंगे। तो इक्विवेलेंट तो होगा नहीं, लेकिन जब टेंडिंग टू इन्फानाइट, मतलब इस पार्ट को जब इन्फानाइट पार्ट में बांट देते हैं तो वो लगभग उसके बराबर हो जाता है। ये इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट ये बताना चाहता है आपको। अभी समझाने के लिए लिख रहे हैं कि एरिया कितना होगा, तो ये एरिया होगा H इंटू FA। ये सेकंड जो एरिया है ये वो अप्रोक्सीमेटली इस एरिया के बराबर होगा, इसके बराबर। और इसको क्या लिखेंगे, इसकी हाइट कितनी, इसकी हाइट है a प्लस एच पर y कोऑर्डिनेट है FA प्लस एच, तो इसका एरिया होगा FA प्लस एच। थर्ड वाले का निकालेंगे इसी तरह से, यहाँ पर ये a प्लस 2h है, तो कितना हो जाएगा H इंटू FA प्लस 2h, इस तरह से, ठीक है। और ये बढ़ते बढ़ते लास्ट में जब जाएंगे तो यहाँ जो रेक्टेंगल बना ये इसका एरिया कितना लिखेंगे, तो होगा H इंटू F ऑफ A प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ऐसे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H इंटू फंक्शन ऑफ A प्लस RH और उसका सिग्मा, इसका सिग्मा, ठीक है। ये पूरे सीरीज का सिग्मा कर दिया। लेकिन कंपेयर करिएगा तो फर्स्ट में R का वैल्यू 0 है, सेकंड में R का वैल्यू 1 है, लास्ट में R का वैल्यू n माइनस 1 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा R इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, इस तरह से, ठीक है। H को आप बाहर कर सकते हैं, ऐसे हो जाएगा H इंटू सिग्मा R इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, ठीक है, फंक्शन ऑफ A प्लस RH, ऐसा। तो जब यहाँ पर होता है क्या कि B का वैल्यू जो है B माइनस A जो है ये NH होता है, और जब ये एरिया इसके बराबर होता है तो वैसे केस में n जो है वो इन्फिनिटी टेंड कर रहा होता है। आप अगर मान ली 100 पार्ट में बांटे इसको, प्रैक्टिकली ऐसे समझिए कि इस गैप को हम 100 पार्ट में बांटे और कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे, तो जो इस लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो इससे बिल्कुल बराबर नहीं आएगा, थोड़ा आसपास आएगा, ठीक है। लेकिन 100,000 पार्ट में बांटेंगे तो थोड़ा ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, 10,000 पार्ट में बांटेंगे तो और ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। इन्फानाइट पार्ट में n टेंडिंग n पार्ट में बांट दिए और n टेंडिंग पे इन्फिनिटी लगा दिए तो वो बिल्कुल उसके बराबर हो जाता है, ठीक है। ठीक उसी तरह इसको समझने का एक सेकेंड एस्पेक्ट ये था कि इस एलिमेंटल एरिया को निकालने के लिए हमने लोअर कोऑर्डिनेट ही क्यों सेलेक्ट किया। किसी के दिमाग में आ सकता है कि हम इसका हायर कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करें, मतलब फर्स्ट जो एलिमेंटल एरिया है इसकी हाइट FA न लेकर ये जो एरिया है इस एरिया को हमने इस एरिया के बराबर लगभग माना, क्यों नहीं हम इसका हाइट ज़्यादा ही ले लें ऐसे और कहें कि भाई इतना कम करने की जरूरत क्या है, इतना ज़्यादा ही ले लेते हैं, ताकि इस एरिया को अब हम ऐसे लिख पाएँ H इंटू FA प्लस एच। फर्स्ट एरिया को लिखेंगे H इंटू FA नहीं, H इंटू FA प्लस एच, थोड़ा बढ़कर। उस तरह ये जो सेकंड एरिया है ये ना लेकर इस एरिया के बराबर ये ना लेकर हम इसको ऐसा ले लें इस तरह से, तो हो जाएगा प्लस H इंटू FA प्लस 2H, अगला होगा FA प्लस 3H। इसी तरह जो लास्ट वाला होगा उसमें हाइट ये लीजिएगा तो हो जाएगा F ऑफ A प्लस NH, और तब यहाँ जो रेक्टेंगल बन रहा होगा उसमें ये एरिया लेना होगा ऐसे, ये बढ़ते बढ़ते हो जाएगा प्लस H इंटू फंक्शन ऑफ A प्लस NH। और इसको जब लिखना पड़ेगा तो ये ऐसे लिखाएगा H इंटू फंक्शन ऑफ A प्लस RH, ठीक है। लेकिन सिग्मा जब लगाएंगे तो R का वैल्यू कितना होगा 1 टू n, फर्स्ट में 0 टू n माइनस 1 था, सेकेंड में 1 टू n है, ठीक है। आप इसको लिखेंगे बराबर H इंटू सिग्मा R इक्वल टू 1 टू n फंक्शन ऑफ A प्लस RH। तो लिमिटिंग सेंस में क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर आया है ये लिमिटिंग वैल्यू में ये और ये दोनों एक ही वैल्यू देता है और वो इसके बराबर आता है, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकली आपको दिखाई पड़ेगा कि अगर हम इस टर्म को मान लिए Sn मान लें और इसको कैपिटल में ले लें तो एक्चुअल जो एरिया है इंटीग्रेशन A टू B f(x) dx अगर ठीक से समझेंगे तो वो आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा इस फॉर्म में कि इंटीग्रेशन A टू B f(x) dx जो है वो इस Sn से कम है लेकिन स्मॉल Sn से ज़्यादा है। क्योंकि एरिया निकालते समय हम लोग क्या किए कि अपर कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल किए, तो ग्राफ से थोड़ा ऊपर चला गया एरिया, इतना छोटा। वैसे इस बात को समझेंगे कि इनफाइनाइट पार्ट में बांटने से क्या होता है कि हर एक एरिया जो होता है जिसको
इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंटल एरिया कहते हैं, वो टेंडिंग टू जीरो होता है, स्मॉल, इतना स्मॉल कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, उसमें ये शॉर्ट करना, ये बढ़ जाना, वो और भी नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकली आपको ऐसे दिखेगा, लेकिन जब एन टेंडिंग इन्फिनिटी कर देते हैं तो ये और ये तीनों क्या होता है, बराबर हो जाता है। इसका उल्टा ले सकते हैं कि अगर ग्राफ डिक्रीजिंग होता है ना, ग्राफ डिक्रीजिंग होता तो ये उल्टा हो जाता। क्यों हो जाता है उल्टा? क्योंकि ग्राफ अगर डिक्रीजिंग लेंगे तो इस टाइप से बनेगा आपका, इस तरह से, ऐसे सिचुएशन होगा ऐसे। अब अगर हम इसको इनफाइनाइट पार्ट में बांटते हैं ऐसे करके, इस तरह से, इस तरह से, तो ये जो पहला जो एरिया है उसको हम इस तरह लेंगे, और पहला जो एरिया लिखाएगा, देखिएगा इसका हाइट कितना है, इसका हाइट हुआ एफ ए, और गैप कितना हो एच, तो होगा एच इंटू एफ ए। सेकेंड ये जो हुआ वो होगा एफ ए प्लस एच, तो सेकेंड एरिया मिलेगा ये वाला एच इंटू एफ ए प्लस एच। ठीक है, ऐसे, ठीक है। और वो क्या होगा कि इस एरिया से इंटीग्रेशन ए टू बी जो एफ एक्स एरिया से क्या होगा, थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसका अभी जो रिलेशन जो देखा आपने, वो इसमें क्या होता है कि एस एन जो है, ये वाला रिजल्ट, ये ज़्यादा जाता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स से, और फिर ये ज़्यादा जाता है इस एस एन से, है ना। क्यों? क्योंकि जब इसमें सेकंड इस एरिया को निकालते हुए जब इसका प्रयोग करेंगे तो आर बराबर लेने पर एफ ए प्लस एच आएगा, ये हाइट ये हो गई आपकी, इसका कोऑर्डिनेट है ए प्लस एच, और तब ये एरिया बनेगा एच इंटू एफ ए प्लस एच। तो कम गया ना ये, इसमें कम गया, तो डिक्रीजिंग में कम जाता है, डिक्रीजिंग रिलेशन उल्टा हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर एच सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस आर एच, आर बराबर 0 to n - 1, या एच सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस आर एच, आर बराबर 1 to n। ये लगभग सब बराबर हो जाते हैं अगर हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेते हैं या इसको इनफाइनाइट पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने ये भी समझाया कि ग्राफ अगर इंक्रीजिंग होता है तो एलिमेंटल एरिया निकालते वक्त अगर फर्स्ट वाई कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करते हैं तो ये एक्चुअल एरिया से थोड़ा सा शॉर्ट करता है, यानी ये टर्म जो होता है वो इससे थोड़ा शॉर्ट कर जाता है। लेकिन ये टर्म जो है वो कब होता है, जब एरिया निकालते वक्त हम अपर वाला कोऑर्डिनेट, हायर कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं इंक्रीजिंग के केस में, है ना। तो ये टर्म जो होता है इसका वैल्यू थोड़ा इससे ज़्यादा होता है। लेकिन जब एन टेंडिंग इन्फिनिटी कर देते हैं तो इन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू सेम आ जाती है और वो बराबर इतनी हो जाती है। ठीक है, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी के सवाल में ऐसा भी हो सकता है कि अगर ए 0 मिल जाए स्पेशली, तो इंटीग्रेशन 0 to b एफ एक्स डी एक्स जो है, ठीक है, वो आप एच इंटू सिग्मा आर इक्वल टू 0 to n - 1 एफ आर एच लिख सकते हैं ऐसे, या एच इंटू सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n, सेकेंड वाला यूज करें तो एफ ए, है ना, ये तो 0 हो गया, एफ आर एच ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरत पड़ने पर हम लोग यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें और हम यहाँ से लेकर चलें कि h कितना है, b - a/n, और अगर हमको जहाँ जहाँ h दिखाई दे b - a/n का प्रयोग करें तो ये इस तरह से दिखाई पड़ेगा आपको, b - a/n सिग्मा r इक्वल टू 0 to n - 1 फंक्शन ऑफ a प्लस b - a/n इंटू r ऐसे। ठीक है, अब यहाँ बताइए कि अगर इसमें हम a का वैल्यू 0 ले लें और b का वैल्यू 1 ले लें, मान लीजिए ऐसे किसी सवाल में आ जाए, तो कितना किस में कन्वर्ट करेगा ये, तब ये बराबर हो जाएगा ये चीज़, b हो गया 1, a हो गया 0, तो ये हो जाएगा 1/n सिग्मा r इक्वल टू 0 to n - 1 फंक्शन ऑफ, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, b1 है तो 1/n इंटू r, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस ये 0, ये हो गया 1/n इंटू r, यानी r/n ऐसे हो जाएगा, फंक्शन ऑफ r/n ऐसा। ठीक है, और यहाँ से ही जब इसको कंपेयर करते हैं कि ये बराबर हो गया इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, तो आपको ये आइडिया मिलने लग जाता है कि कैसे एक लिमिट की जो इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं कैसे वो इस फॉर्म में रहते हैं और उसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, 1/n किस में कन्वर्ट करता है, dx में, फंक्शन एज इट इज है, r/n किस में कन्वर्ट करता है, x में। सिग्मा का काम भी एडिशन करना था, इंटीग्रेशन का भी काम एडिशन करना था, तो सिग्मा कन्वर्ट कर गया एडिशन इंटीग्रेशन में, सिग्मा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया, और r/n चूंकि x माना गया है तो x की मिनिमम वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी, तो r के मिनिमम वैल्यू बाई n एन टेंडिंग इन्फिनिटी डालते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम सेकंड में चलते, इसमें चलते, ठीक है, तो यही चीज़ ऐसे हो जाती है 1/n
सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n फंक्शन ऑफ आर बाई एन बराबर 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में लिमिट लगा देने के बाद ये वैल्यू ये जो वैल्यू है क्या होता है, सेम हो जाता है। अदरवाइज एक इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती है, वो मैंने समझाया आपको। ठीक है, अब इस पर एक दो छोटा सा सवाल देख लेते हैं। इस थ्योरी को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हैं। इसे एक लिमिट निकालना है आपको। इसमें लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 to the power a 2 to the power a 3 to the power a n to the power a डिवाइड बाई एन टू द पावर ए प्लस 1। ठीक है, इसमें इनफाइनाइट सीरीज सबसे पहली पहचान है इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम का, कि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट रहेगा। अब जब देखिए कि इसमें स्पेशली अगर ए का वैल्यू 1 रहता तो वह ऐसा होता, और ये सीक्वेंस सीरीज का फॉर्मूला आप जानते हैं, उससे रिजल्ट आ जाता आपका। अगर ए का वैल्यू 2 लेते हैं तो वह ऐसा होता कि सीक्वेंस सीरीज का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर, सबका समेशन ये होता है, और एन क्यू से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। तो जब एन ये ए का वैल्यू 1 लेंगे 2 लेंगे या 3 लेंगे तो आपके पास सीक्वेंस सीरीज का फार्मूला है। लेकिन अगर मान लिए कि ए का वैल्यू हायर ले लें 7 8 9 10 तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला हो जाएगा, या नहीं होगा फार्मूला, और फ्रैक्शन होगा तब तो फार्मूला ही नहीं है। तो ऐसे सवालों को इसकी मदद से बनाया जाता है कि इसको हम कैसे इसमें रिलेट कर पाएँ, रिलेट होगा भी या नहीं। ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि सबसे पहले इसका आरएफ टर्म निकालिए। इसको सेपरेट किया तो 1 to the power a बाई एन टू द पावर a प्लस 1 to the power a बाई एन टू द पावर a प्लस 1 है ना। तो इस रूप में या इस रूप में जो भी कह लिए हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसका आरएच टर्म क्या होगा, तो आरएच टर्म होगा r का पावर a डिवाइड बाई एन टू द पावर a प्लस 1। ठीक है, और ये हुआ सिग्मा। ठीक है, फर्स्ट में r का वैल्यू 1 है और लास्ट में r का वैल्यू n है, तो वो इस फॉर्म में बदल रहा है। कहाँ गया ये 1 to n वाले में, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऐसा। ठीक है, लेकिन हमको 1/n भी चाहिए था, तो इसको लिखते हैं हम लोग, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 1/n इंटू r बाई एन टू द पावर a ऐसा। ठीक है, और कन्वर्सन का रूल याद कीजिए, सिग्मा बदलता है इंटीग्रेशन में, r/n बदलता है x में, तो f ऑफ r/n जो है वो f(x) हो जाता है। तो सिग्मा हो गया इंटीग्रेशन 1/n, देखिए 1/n की जगह dx हो जाता है, 1/n हो गया dx, r/n हो गया x, तो ये हो गया x का पावर है। ठीक है, और x चूंकि r/n है तो x का मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो r की मिनिमम वैल्यू बाई n और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये लगाना होगा। तो r का मिनिमम वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1/n और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा, तो लोअर लिमिट 0 हो गया। अगर x का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो r का मैक्सिमम वैल्यू लेना होगा, n/n वो कट के हो गया 1, तो देखिएगा आ जाएगा x का पावर a प्लस 1 डिवाइड बाई a प्लस 1 0 to 1, तो आंसर आ गया 1/a प्लस 1 इस तरह से। ठीक है,